हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए विषय इतिहास, जिसमें हम चैप्टर 8 पर हैं। 3 बुक्स जो हमारे सिलेबस में शामिल की गई हैं, उसमें से सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर ये है। 4 चैप्टर हमारे और बचे हैं और जल्दी जल्दी मैं उसे करवाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा चैप्टर्स लंबे, इसलिए ज़्यादा वीडियो एक चैप्टर के डालने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। 2-3 टॉपिक मिलाकर अगर आपको दे दिए जाएं तो आपको चीज़ें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो सभी वीडियोस को अलग अलग टॉपिक वाइज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ ही मैप का भी मैंने एक वीडियो डाला है और आगे भी उसको डालूंगी। पहले आप उसे देखें और समझें कि मैं कैसे आपको चाह रही हूं कि आप मैप पढ़ें, जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा 4 नंबर लेने के लिए। अभी हमारा 8वां चैप्टर इसमें चल रहा है, किसान, जमींदार और राज। तो आप लोग सारे वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा लगी क्लास तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं, तो मैं उसका भी आपके लिए सॉल्यूशन दूंगी। और अच्छा लगे तो भी बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में, जैसे कि हमारा चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य है, और इसमें मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में मुगल साम्राज्य या मुगल लोग जब राजा थे हमारे देश में, जब मुगलों का राज था, उस समय का जो समाज है वो किस तरीके का था, वो आपको यहाँ पर बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में ग्रामीण समुदाय कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोगों ने किसानों के बारे में बात की थी, पंचायतों के बारे में बात की थी, और जो पंचायत के मुखिया होते हैं, मुकद्दम या मंडल जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में भी बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके जरूर इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत बनते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है जातिगत पंचायतें। हमने पढ़ा था कि ग्रामीण समुदाय में पंचायतें होती हैं, वो एक नॉर्मल पंचायत के बारे में पढ़ा था, जैसे गांवों में होती हैं, आजकल भी होती हैं। तो वो पंचायत के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन उस समय कुछ जातिगत पंचायतें भी चल रही थी। कई अलग अलग जो एरियाज थे वहां पर जातिगत पंचायतें गठित होती थी, और वो क्या थी उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जातिगत पंचायतें, तो डेफिनेटली जो जाति के आधार पर पंचायतें बनती थी, यानी कि जिस जाति का वर्चस्व रहता था, जिस जाति के लोग ज्यादा थे या जो शक्तिशाली थे, वो अपने आप में ही अपना एक ग्रुप बना लेते थे और अपनी जाति से रिलेटेड जो भी उनके मामले होते थे उनका वो सॉल्यूशन करते थे, उनकी सुनवाइयां करते थे। यहाँ हमें अलग अलग क्षेत्र में एरिया वाइज हमारी बुक में दिया गया है। जैसे राजस्थान के बारे में दिया गया है बुक में, तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो जातिगत पंचायतें थी, जो समाज का उच्च वर्ग के कुछ शक्तिशाली अधिकारी टाइप के या जो रसूखदार टाइप के लोग होते थे, वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी जाति का एक अपनी खुद की पंचायत बना ली। हालांकि उन्हें ये अधिकार नहीं था पंचायत बनाने का या खुद किसी भी तरह के केसेस को सुनने का, लेकिन क्योंकि वो बलशाली होते थे, पैसा होता था उनके पास, इस बल पर कोई उनसे कुछ कह नहीं पाता था। तो ऐसी पंचायतें बहुत ज्यादा उस समय चलन में थी। राजस्थान में ये बहुत ज्यादा चलन में था। वहां पर ये जातिगत पंचायतों के जो लोग थे, पंचायतें थी, वो अपनी जाति के सभी मामले, चाहे वो दीवानी मामले हो, झगड़े के फौजदारी मामले हो, उनका निपटारा खुद करते थे। और उसके बाद जो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता था, वो जातिगत विवाहों का ध्यान रखा जाता था। जैसे हमने पंचायतों में भी पढ़ा था कि उसमें भी विशेष तौर पर ध्यान रखते थे कि भाई शादियां अपनी ही जाति में लोग करें, और वही चीज यहाँ पर भी है। तो जातिगत पंचायतें थी, वो इसका विशेष ध्यान रखती थी कि कोई दूसरे गोत्र में, अपने ही गोत्र में कोई विवाह ना करे।
नीची जाति में विवाह ना हो, किसी का ऊंची जाति में विवाह ना हो, तो ये सारी चीजें ये लोग देखते थे। साथ में पश्चिम भारत के बारे में भी कुछ चीजें हम लोगों को दी गई हैं। राजस्थान में थी ऐसी पंचायतें, पश्चिम भारत में, और पश्चिम भारत में भी राजस्थान भी शामिल है, साथ में एक और स्टेट शामिल है, वो है महाराष्ट्र। तो राजस्थान और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी इस तरीके की जातिगत पंचायतें थी। यहाँ हमें जब सर्वेक्षण किया गया अंग्रेजों के समय में, तो कुछ हमें यहाँ पर अर्जियां मिली हैं लोगों की। अर्जियां यानी कि एप्लीकेशंस मिली हैं। उन एप्लीकेशन में ज्यादातर एप्लीकेशन ऐसी मिली हैं जिसमें जो नीचे तबके के ग्रामीण लोग हैं, गांव के जो निम्न जाति के और गरीब लोग हैं, उनकी ये एप्लीकेशंस हैं, जिसमें उन्होंने पंचायतों से ये शिकायत की है कि उनको जो उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो आकर परेशान करते हैं, उनसे कर की मांग करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो उनसे पैसा मांगते हैं जबरदस्ती, और अगर नहीं होता है तो फिर हमको प्रताड़ित करते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो ऐसी हजारों अर्जियां हमें यहाँ सर्वेक्षण में मिली हैं, जो इस बात को इंगित कर रही हैं कि अगर ये अर्जियां पंचायतों को दी जा रही हैं, तो डेफिनेटली ये जो जातिगत पंचायतें हैं ये अवैध हैं, या इनका उतना लीगल नहीं है, ये तो इनके फैसले नहीं माने जाते हैं। लोग जब इनसे परेशान हो जाते हैं, तो जो मेन लीगल संस्था है वो है पंचायत गांव की, उसके पास ये अर्जियां वो देते हैं। तो ये जातिगत पंचायतें आपके लिए क्वेश्चन में अगर ये आता है कि जातिगत पंचायतें क्या थी, तो आप उसमें इजीली ये सब कुछ लिख सकते हैं कि जाति के आधार पर जो जातियों ने अपने खुद के ग्रुप, अपनी खुद की पंचायतें बना ली थी, वो जातिगत पंचायतें थी, और वे गांव में अपनी जाति के मसलों का निपटारा करते थे, और जो गरीब तबके के लोग थे उन लोगों को परेशान भी करते थे। इससे रिलेटेड हमें अर्जियां अंग्रेजी साम्राज्य के समय किए गए सर्वेक्षणों में प्राप्त हुई हैं, जिसमें इन जातिगत पंचायतों की शिकायत और इनसे रिलेटेड जो अधिकारी वर्ग था, इनसे रिलेटेड जो शक्तिशाली वर्ग था, उनके खिलाफ शिकायतें पंचायत में की गई। दैट्स इट। यहाँ पर इतना ही है, इससे ज्यादा बहुत कुछ हमें क्वेश्चन आने की उम्मीद तो है 50%, लेकिन अगर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया। इसको आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण दस्तकार। ये सारे जो भी टॉपिक हैं ये समाज से रिलेटेड हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर 3 नंबर में आपको बनते हैं। 4 नंबर में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि पूरा ग्रामीण समुदाय या पंचायत, अभी एक क्वेश्चन आया था कि पंचायत और मुखिया का वर्णन कीजिए, तो मैंने आपको सब समझाया है कैसे हमें पंचायत लिखनी है, उसके कार्य लिखने हैं, मुखिया उसके कार्य लिखने हैं। वो आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में दे दूंगी, वो आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। चलिए ग्रामीण दस्तकार की बात करते हैं। तो पहले तो हम ये समझे कि दस्तकार कौन होते हैं। दस्तकार जो कि छोटे छोटे उद्योगों का काम करते हैं। दस्तकार यानी कि कौन, जैसे कि कपड़ा रंगाई वाला, कपड़े को रंगने वाला, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन पकाने वाला, है ना, ये दस्तकार हैं। इसके ये जो छोटे छोटे काम करते थे दस्तकार लोग, वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में थे। छपाई, कपड़े की छपाई, क्योंकि वो वाली छपाई नहीं थी, कपड़े की छपाई, कपड़े के ऊपर किसी भी कोई डिजाइन छापने का काम जो होता था, उस तरह के कपड़े बहुत मिलते थे उस समय। तो कपड़े की छपाई, कपड़े की रंगाई, मिट्टी के बर्तन पकाना, और खेती के औजार बनाना, ये जो थे इनको क्या कहते हैं, दस्तकार।
दस्तकारों की भी दो श्रेणियां थी, ध्यान रखिएगा। पहले हम इनकी बात करते थे। तो ये जो दस्तकार थे पहले नंबर के, ये थोड़े से निम्न श्रेणी के समझे जाते थे, लेकिन इनकी संख्या हमें बहुत मिली है। उस समय का जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें ये देखा गया कि गांव के अंदर इन दस्तकारों की बहुत बड़ी संख्या रहती थी। कई बार ये होता था कि किसान और दस्तकार को अलग करना मुश्किल हो जाता था। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि यही किसान होते थे और यही दस्तकार होते थे। जैसे कि किसानी का जो काम है 12 महीने का तो रहता नहीं है, कब जो उसका सीजन होता है उसमें खेती होती है, उसके बाद किसान फ्री हो जाते हैं। तो उस समय में वही किसान ये वाला काम करते थे। या फिर कई घर ऐसे थे जहां पर एक किसान है वो खेती का काम कर रहा है और उसी घर के दूसरे सदस्य दस्तकारी का काम कर रहे हैं। तो ये दस्तकार लोग काम करते थे, उसके बदले में इनको मजदूरी भी मिलती थी। एक और यहाँ पर दस्तकारों का दूसरा ग्रुप था। उस दूसरे ग्रुप में थोड़ा सा ऊंचे लेवल के दस्तकार हम इनको कह सकते हैं। लोहार, सुनार, बढ़ई, नाई, ये जो थे ये दूसरे दर्जे के, थोड़े से ऊंचे दर्जे के दस्तकार थे। और ये जो काम करते थे, इस काम के बदले गांव के लोग इनको कुछ उपहार देते थे। ठीक है, इनके बारे में क्या है इसको मैं लिख देती हूं। इन दस्तकारों की सेवाओं के बदले गांव के लोग इन्हें उपहार में फसल वाली जमीन या खेती की जमीन देते थे। जो ये काम करते थे, क्या काम करते थे? लोहार है, लोहार का काम करेगा, लोहे बनाने का काम करेगा। सुनार, सोने के आभूषण, बढ़ई, नाई। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डायरेक्ट जाते हैं, जो भी हमारा काम होता है उससे हम लोग पैसा देते हैं और पैसे से हम चीजों को खरीद लेते हैं। उस समय कैश का काम बहुत कम था, नगदी का काम कम था। तो जो भी ये लोग काम करते थे उसके बदले में समय समय पर गांव के लोग जिनका भी इन्होंने काम किया वो इनको उपहार में फसल की कोई जमीन दे दी, कोई खाली जमीन दे दी, जो जमीन पड़ी है खेती लायक है पर उसका यूज नहीं हो रहा है तो वो उठा के इनको दे देते थे। उसके बदले में उनका ये सेवाएं उनकी ये करते रहते थे। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और चीज है, एक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, ये वाले ही पॉइंट को, कि खेती की जमीन ये देते थे किनको? इन लोगों को। ये जो सुनार, बढ़ई, नाई इनको थे, इनको खेती की जमीन देते थे। और इसमें क्या लिखेंगे? इस तरह महाराष्ट्र में है विशेष तौर पर, तो हम वो लिख लेते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार प्राप्त की गई जमीन, जो इस तरीके से प्राप्त की गई जमीन होती थी उसको मीराज या वतन कहा जाता था। ये आपके लिए 1 नंबर का प्रश्न है। मीराज या वतन किसको कहते थे? ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। मीराज या वतन किसको कहते थे? तो मीराज या वतन ये लोहार, सुनार, बढ़ई, नाई इन दस्तकारों को दी जाती थी। ये वो जमीन थी जो इनकी सेवाओं के बदले गांव के लोग इन्हें देते थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ग्रामीण दस्तकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको उसमें सारी चीजें लिखनी है। पहले वाला ग्रुप दस्तकारों का, दूसरा ग्रुप, और इनको किस तरीके से इनकी सेवाओं का बदला कैसे दिया जाता था वो। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ आपके लिए मीराज या वतन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराज या वतन क्या होता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में तो दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले गांव वालों द्वारा दी गई जो जमीन है वो मीराज या वतन कहलाती थी। और आगे चल के ये जमीन क्या हो जाती थी, जो उनके पुत्र थे मतलब वंशानुगत हो जाती थी। इस जमीन को गांव वाले फिर वापस नहीं लेते थे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हम मान सकते हैं कि इसी के अंतर्गत वो आ सकता है, लेकिन ये आपसे पूछा अलग से जाता है। जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था क्या होती थी, आज भी होती है और कैसे है आज भी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जजमानी व्यवस्था जो हम लोगों ने अभी अभी दस्तकारी व्यवस्था पढ़ी, दस्तकारों को जो जमीन दी जाती थी उसी का बदला हुआ रूप था। जो काम था, काम के बदले में पहले के समय में जमीन दी जाती थी, फिर थोड़ा सा समय आगे निकला इसी काल में तो वो जो जमीन या फसल वाली जमीन उसकी जगह नगद राशि ने ले ली। तो जो सेवाएं उनको मिलती थी गांव वालों को, उस सेवा के बदले वो उनको रोज का भत्ता नगद राशि खाने के लिए देते थे या घर में भी उनको खाना खिला देते थे। तो इसको क्या लिखेंगे कि इसको अगर हम 3 नंबर में लिखेंगे या 2 नंबर में, तो थोड़ा सा इसको मैं आपको सही तरीके से लिखवा देती हूं कि दस्तकारों को सेवाओं के बदले जो जमीन मिलती थी उसी का बदला हुआ रूप। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, उसका बदला हुआ रूप था। अब जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, तो लिखेंगे इसमें, इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था में दस्तकारों को सेवाओं के बदले वस्तु विनिमय की व्यवस्था या नगद राशि और रोज का भत्ता दिया जाता था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या था, जजमानी व्यवस्था में पहले तो जमीन दे दी जाती थी, फिर उस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। कैसे चेंज किया गया कि दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले वस्तु विनिमय, और यहाँ पर एक और वर्ड हम डाल सकते हैं, वस्तु और सेवा विनिमय। कि सेवा, अब इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है, सेवा के बदले सेवा देना सेवा विनिमय कहलाता है। जैसे हमने आपको चावल दिए, आपने हमें गेहूं दे दिया, ये हो गया वस्तु विनिमय। ठीक है, सेवा विनिमय कि हमने आपका काम किया, आपने हमारा काम कर दिया, बिना कुछ पैसा दिए मेरा काम हो गया, बिना कुछ पैसे दिए आपका काम हो गया, ये होता है सेवा विनिमय। तो ये व्यवस्था भी थी। साथ में अब यहाँ पर नगद राशि भी दी जाती थी कि दिन भर किसी ने किसी के घर में काम किया तो उसके बदले में उसको नगद राशि दे दी जाती थी और रोज का भत्ता दिया जाता था, खाना वगैरह खाने के लिए भी उसको दिया जाता था या घर में भी उसको खाना खिला दिया जाता था। बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये बताऊं, ये जजमानी व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ है, लेकिन आज हमारे यहाँ कहाँ तक सीमित है, पंडित लोग जो पूजा करवाने हमारे यहाँ आते हैं
तो जो पंडितों को हमने जैसे कथा करवाई, सत्यनारायण की कथा, पंडित पूजा कराने आया, तो हम क्या देते हैं उसको हम बदले में कपड़े देते हैं, उपहार देते हैं, कुछ नगद राशि उनकी दक्षिणा देते हैं, खाना उनको खिलाते हैं, नहीं खाए तो उनको पैक करके दे देते हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं हम उनके जजमान हो जाते हैं। आपने पंडितों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे जजमान है, यानी कि हमारे जजमान यानी कि हम इनको सेवा देते हैं, उस सेवा के बदले में ये हमको, हमारा घर चलता है, हमको पैसा मिलता है, हमें रोजगार मिलता है। बस ये इतनी सी व्यवस्था है, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल है। आप जैसे पंडित का मैंने उदाहरण दिया, उसको भी सामने रख के आप जजमानी व्यवस्था को याद कर सकते हैं, उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सेवाएं दस्तकार दे रहे हैं उस सेवा के बदले में दस्तकारों को नगद राशि मिलना, वस्तु के बदले में वस्तु मिलना, खाना मिलना, खाने के लिए पैसा मिलना, ये जजमानी व्यवस्था थी जो मुगल काल में चलती थी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम एक लास्ट टॉपिक पर आते हैं। आज का लास्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अब अंग्रेज पहुंचे गांवों में, आपके लिए एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो मैं और करा देती हूं जो इसी टॉपिक के अंदर है। क्या है वो क्वेश्चन? एक छोटा गणराज्य। अब यहां पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जाएगा एक छोटा गणराज्य किसे कहा गया? हमारा आंसर क्या होगा? गांव को। पूरा आंसर होगा भारतीय गांवों को। खाली स्थान में भी आ सकता है ये, और ऐसे भी पूछा जा सकता है एक नंबर में। अब ये क्यों है ये भी समझ लीजिए। एक छोटा गणराज्य, जब अंग्रेज गए गांवों के अंदर तो उन्होंने देखा कि भाई गांव में तो इतनी सारी जनसंख्या रहती है, सब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, पंचायतें हैं जो लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रही हैं, और किसान ने अपना काम कर रहे हैं, दस्तकार सेवा के बदले सेवा वस्तु विनिमय, सब कुछ बढ़िया है, उनको ऐसा लगा देखकर, और उन्होंने गांवों को एक छोटा गणराज्य नाम दे दिया। तो एक छोटा गणराज्य भारतीय गांवों को अंग्रेजों ने नाम दिया है कि भारत में गांव जो है वो छोटे छोटे गणराज्य के तौर पर बने हैं। गणराज्य मतलब जहां लोगों का खुद का शासन चलता है। उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग अपने ही हिसाब से अपना शासन चलाते हैं, खुद ही पूरे गांव की व्यवस्था संभाल रहे हैं, कोई किसी व्यवस्था को संभाले, कोई किसी व्यवस्था को संभाले है, और इस तरीके से उन्होंने भारतीय गांवों को छोटा गणराज्य नाम दे दिया। वाकई में ये उतना सही नहीं है जितना अंग्रेजों को लगा देखकर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि गांवों में उतनी ज्यादा बढ़िया व्यवस्था तो थी, पर किन के लिए थी? जो ऊंचे दर्जे के लोग थे, जिनके पास पैसा था, उनके लिए सब बढ़िया था, लेकिन जो नीचा तबका था वो तो दबा ही हुआ था, उसको मजबूर किया जाता था दबे रहने पर। तो ये हकीकत तो अंग्रेजों को बाद में पता चली। एट वन साइड जब उन्होंने देखा तो उन्होंने गांवों को एक छोटा गणराज्य नाम दिया। ये आपके लिए एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और आगे के लिए अब हम लोग आगे भी इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स में इस चैप्टर को जल्दी खत्म करेंगे। फटाफट इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, और नहीं बनाना है तो आप छोटे छोटे लाइंस में भी अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।